अक्सर जब हम किसी देश की तरक्की की बात करते हैं तो सारा ध्यान जीडीपी पर, अर्थव्यवस्था पर चला जाता है। लेकिन क्या तरक्की का मतलब सिर्फ पैसा है? आज हम इसी सवाल के कुछ अलग जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ नोट्स और ग्राफिक्स हैं जो हमें बताते हैं कि किसी देश की प्रगति को असल में इंसानी नजरिए से कैसे मापा जाता है। हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI और जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जैसे कुछ जरूरी पैमानों की। हाँ। तो आज हमारा मिशन है इन कॉम्प्लिकेटेड से लगने वाले इंडेक्स को डिकोड करना। समझेंगे कि है क्या और इन पैमानों पर 2023 से 2025 की रिपोर्ट्स के हिसाब से भारत आज दुनिया में कहाँ खड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और चर्चा शुरू करने से पहले एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो इंडेक्स हैं, ये सिर्फ नंबर या देशों की कोई रैंकिंग लिस्ट नहीं है। असल में ये इस बात का आईना है कि किसी देश के आम नागरिक कितनी लंबी और स्वस्थ जिंदगी जी पा रहे हैं, उन्हें कितनी अच्छी शिक्षा मिल रही है और उनके पास बेहतर जीवन जीने के कितने मौके हैं। ये सीधे सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ी बातें हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े इंडेक्स से ही शुरू करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI। ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। 1990 से पहले, जैसा आपने कहा, विकास का मतलब सिर्फ पैसा था। हाँ, प्रति व्यक्ति आय। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने हमारे अपने नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के साथ मिलकर इस सोच को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि असली विकास इंसानी क्षमताओं का विकास है, ना कि सिर्फ पैसों का। और इसी सोच से 1990 में UNDP ने HDI को लॉन्च किया। अच्छा। और ये 3 बहुत ही बुनियादी चीजों पर टिका है। पहला, एक लंबा और स्वस्थ जीवन। ओके। इसे मापने के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, को देखा जाता है। यानी एक देश अपने नागरिकों को औसतन कितने साल की स्वस्थ जिंदगी दे पा रहा है। सिंपल। बिल्कुल। दूसरा है ज्ञान यानी नॉलेज। इसके लिए 2 चीजें देखी जाती हैं। बच्चे आज स्कूल में कितने साल बिताने की उम्मीद कर सकते हैं, और जो वयस्क हैं वे औसतन कितने साल स्कूल गए हैं। ठीक है। और तीसरा है एक अच्छा जीवन स्तर, जिसे प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से मापा जाता है। तो सेहत, शिक्षा और आमदनी, इन तीनों का एक मिला-जुला रिपोर्ट कार्ड। एकदम। तो इसे स्कोर कैसे करते हैं? हमारे सोर्स में इसका एक चार्ट भी है। हाँ, हर देश को 0 से 1 के बीच एक स्कोर दिया जाता है। अगर स्कोर 0.800 से ऊपर है तो उसे उच्च मानव विकास वाला देश कहते हैं। राइट। 0.500 से 0.799 के बीच है तो मध्यम मानव विकास, और 0.499 से नीचे है तो निम्न मानव विकास की श्रेणी में आता है। ठीक है। तो अब आते हैं 2023 की रैंकिंग पर। इस लिस्ट में टॉप पर कौन है? जैसा कि उम्मीद की जा सकती है, टॉप पर ज्यादातर यूरोपीय देश हैं। स्रोत के लीडर बोर्ड के मुताबिक आइसलैंड। हाँ, आइसलैंड 0.972 के शानदार स्कोर के साथ पहले नंबर पर है। उसके ठीक पीछे नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है, दोनों 0.970 के स्कोर के साथ। मतलब इन देशों में लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर मिलता है। बिल्कुल। ठीक है, टॉप पर यूरोपीय देश है, लेकिन मुझे हमेशा ये जानने में दिलचस्पी रहती है कि भारत जैसा विशाल और विविध देश इस लिस्ट में कहाँ फिट होता है। हमारी स्थिति क्या है? रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्कोर 0.685 है। 0.685। और हमारी रैंक 130वीं है। इस स्कोर के साथ भारत मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आता है। 130वीं रैंक, ये दिलचस्प है, क्योंकि अगर हम सिर्फ आर्थिक विकास यानी GDP की बात करें तो हम दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में गिने जाते हैं। हाँ, सही बात है। लेकिन जब इंसानी विकास की बात आती है तो हम 130वें नंबर पर हैं। ये साफ दिखाता है कि सिर्फ पैसा कमाना ही विकास का पूरा सच नहीं है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही HDI का मकसद है। अच्छा। यह दिखाना है कि आर्थिक तरक्की और इंसानी भलाई हमेशा साथ साथ नहीं चलते। 130वीं रैंक का मतलब है कि भले ही हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही हो, लेकिन उस तरक्की का फायदा, मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा के रूप में हर नागरिक तक पहुंचाने में हम अभी भी बहुत पीछे हैं। आइसलैंड के 0.972 स्कोर के सामने हमारा 0.685 का स्कोर इस खाई को और साफ दिखाता है। तो HDI हमें देश की एक हवाई तस्वीर दिखाता है, एक एवरेज कह सकते हैं। हाँ, एक मैक्रो लेवल व्यू। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या इस मध्यम विकास की सीढ़ी पर सब एक साथ चढ़ रहे हैं या कुछ लोग पीछे छूट रहे हैं?
खासकर जब हम पुरुषों और महिलाओं की बात करते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसी सवाल का जवाब देने के लिए 1995 में यूएनडीपी ने जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स यानी जीडीआई पेश किया। ओके। यह एचडीआई पर ही एक तरह का लेंस लगाकर देखता है कि जो विकास हो रहा है वो पुरुषों और महिलाओं में कितनी बराबरी से बंट रहा है। पहले काम कैसे करता है? इसकी स्कोरिंग तो एचडीआई से अलग है, ये एक अनुपात या रेशियो है ना? हाँ, इसका तरीका बहुत स्मार्ट है। ये महिलाओं के एचडीआई स्कोर को पुरुषों के एचडीआई स्कोर से भाग देकर निकाला जाता है। अच्छा। अगर स्कोर 1 आता है तो इसका मतलब है देश में परफेक्ट लैंगिक समानता है। और अगर 1 से कम? अगर 1 से कम आता है तो इसका मतलब है कि पुरुषों की स्थिति महिलाओं से बेहतर है, और अगर 1 से ज्यादा आता है तो महिलाओं की स्थिति बेहतर है, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है। हमारे सोर्स में कुछ देशों के उदाहरण हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं। हाँ, जैसे आइसलैंड का स्कोर 1.02 है। 1.02, जिसका मतलब है कि वहां मानव विकास के पैमाने पर महिलाएं पुरुषों से थोड़ा आगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जापान का उदाहरण देखिए, जिसका स्कोर सिर्फ 0.7 है। जापान का 0.7? ये तो हैरान करने वाली बात है। हम जापान को एक बेहद विकसित और आधुनिक देश के रूप में सोचते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये आंकड़ा बताता है कि लैंगिक समानता के मामले में उनकी कहानी बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि आर्थिक विकास अपने आप लैंगिक समानता की गारंटी नहीं देता। सही बात है। समाज की सोच और नीतियां भी उतनी ही मायने रखती हैं। जीडीआई का यही महत्व है। ये उन छिपी हुई असमानताओं को उजागर करता है। तो इस पैमाने पर भारत कहाँ खड़ा है? स्रोत में 2025 की रिपोर्ट का जिक्र है। 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 148 देशों की सूची में भारत 131वें स्थान पर है। 131वें? और हमारा लैंगिक समानता स्कोर लगभग 64% है। ये आंकड़ा तो तस्वीर को और भी साफ कर देता है। हमारा ओवरऑल एचडीआई रैंक 130 है, और जब हम उसे जेंडर के लेंस से देखते हैं तो हमारी रैंक 131 हो जाती है। ये एक सीधी और कड़वी सच्चाई दिखाता है। हमारे देश में जो मध्यम स्तर का विकास है भी, वो पुरुषों और महिलाओं में बराबर नहीं बटा है। एकदम सही विश्लेषण। महिलाओं के लिए ये विकास और भी कम है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि विकास के फायदों को महिलाओं तक पहुंचाने में अभी भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। ठीक है, तो जीडीआई ने हमें स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी समताओं में असमानता के बारे में बताया। हाँ, लेकिन असल शक्ति का क्या? यानी फैसले लेने की शक्ति, राजनीति में भागीदारी, आर्थिक संसाधनों पर कंट्रोल, ये तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी है ना? बिल्कुल। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए पहले जेंडर एम्पावरमेंट मेजर GEM नाम का एक इंडेक्स होता था। अच्छा, होता था? हाँ, ये इसी बात पर फोकस करता था कि महिलाओं के हाथ में कितनी शक्ति है, संसद में कितनी सीटें हैं, सीनियर मैनेजमेंट पदों पर कितनी महिलाएं हैं, और उनकी कमाई पुरुषों के तुलना में कितनी है। लेकिन सोर्स बताता है कि 2010 में यूएनडीपी ने इसे बदल दिया और एक नया, ज्यादा व्यापक सूचकांक लेकर आया। ऐसा क्यों किया गया? हाँ, 2010 में GEM की जगह जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स यानी GII लाया गया। ओके। इसकी वजह ये थी कि GEM कुछ जरूरी पहलुओं को नजरअंदाज कर रहा था। GII 3 बहुत अहम आयामों को मापता है जो महिलाओं के सशक्तिकरण में बड़ी बाधा बन सकते हैं। ओके। पहला है प्रजनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक मिनट, प्रजनन स्वास्थ्य को असमानता के इंडेक्स में क्यों रखा गया है? ये कनेक्शन थोड़ा समझाइए। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर किसी महिला का अपने शरीर और स्वास्थ्य पर ही कंट्रोल नहीं है, अगर उसे कम उम्र में मां बनने पर मजबूर किया जाता है या प्रसव के दौरान उसकी जान को खतरा होता है, तो वो शिक्षा, रोजगार या राजनीति में बराबरी से हिस्सा कैसे ले पाएगी? सही बात है। ये सशक्तिकरण की सबसे पहली और बुनियादी शर्त है। समझ गई। ये एक बहुत ही फंडामेंटल रुकावट है। बाकी 2 आयाम क्या हैं? दूसरा आयाम है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, जिसमें संसद में महिलाओं की भागीदारी और माध्यमिक शिक्षा तक उनकी पहुंच, दोनों को देखा जाता है। और तीसरा है श्रम बाजार में भागीदारी, यानी काम करने वाली उम्र की कितनी महिलाएं असल में काम कर रही हैं। और इसकी स्कोरिंग भी अलग है ना? हाँ, और ये बहुत जरूरी है। GII का पैमाना भी 0 से 1 तक है, लेकिन यहाँ कहानी उल्टी है। उल्टी? 0 का मतलब है पूर्ण समानता, यानी कोई असमानता नहीं, और 1 का मतलब है अधिकतम असमानता, यानी सबसे खराब प्रदर्शन। तो यहाँ जितना कम स्कोर उतना अच्छा। तो इस नए और ज्यादा व्यापक पैमाने पर भारत का प्रदर्शन कैसा है? 2025 की रिपोर्ट के अनुसार
148 देशों में भारत 131वें स्थान पर है। 131? और यहाँ एक चिंता की बात यह है कि 2024 में हम 129वें स्थान पर थे, यानी हमारी रैंक 2 पायदान गिरी है। रुकिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सोर्स ये भी कहता है कि हमारा लैंगिक समानता का स्कोर थोड़ा सुधरकर 64.1% हो गया है, लेकिन हमारी रैंक गिर गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? शानदार सवाल है, और ये रैंकिंग को समझने का एक बहुत जरूरी पहलू है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है हमने कुछ बहुत मामूली सुधार किए हों, लेकिन बाकी दुनिया हमसे कहीं ज्यादा तेजी से सुधर रही है। अच्छा। जब आप एक दौड़ में होते हैं तो धीरे धीरे चलने का मतलब भी पीछे रह जाना होता है। मतलब हमारी सुधार की गति दुनिया की औसत गति से धीमी है। बिल्कुल, इसीलिए हमारी रैंक गिर गई। और अगर हम इसे क्षेत्रीय संदर्भ में देखें तो भारत दक्षिण एशिया में निचले रैंक वाले देशों में से एक है। ये दिखाता है कि हमारे कुछ पड़ोसी देश भी इस मामले में हमसे बेहतर कर रहे हैं, जो हमें अपनी नीतियों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। इन आंकड़ों को देखकर तो यही सवाल उठता है कि क्या इन चुनौतियों से निपटने के लिए जमीन पर कुछ हो भी रहा है? हमारे स्रोत में कुछ सरकारी पहलों का जिक्र है। हाँ, सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सबसे ज्यादा चर्चित है। हाँ, वो तो काफी सुना है। जो सीधे तौर पर लिंग आधारित भेदभाव और लड़कियों की शिक्षा पर केंद्रित है। फिर महिला शक्ति केंद्र योजना है, जो ग्रामीण महिलाओं को कौशल, रोजगार और डिजिटल साक्षरता से जुड़ने का काम करती है। ओके। इनके अलावा भी कार्यस्थल पर सुरक्षा और शिक्षा के लिए कई नीतियां हैं। ये योजनाएं सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को तो काफी समय भी हो गया है। हाँ, लेकिन अगर ये सब हो रहा है तो GDI और GII जैसे सूचकांकों के नंबर इतने जिद्दी क्यों हैं? हम कोई बड़ी छलांग क्यों नहीं देख पा रहे? यही तो असल मुद्दा है। ये नीतियों और उनके जमीनी कार्यान्वयन के बीच के फर्क को दिखाता है। लेकिन बात इससे भी गहरी है। आप स्कूल बना सकते हैं, लेकिन उस सोच को बदलना मुश्किल है जो लड़कियों को स्कूल भेजने से रोकती है। आप समान वेतन के लिए कानून बना सकते हैं, लेकिन उस सामाजिक मानसिकता से लड़ना मुश्किल है जो महिलाओं के काम को कम आंकती है। ये योजनाएं जरूरी हैं, ये पहला कदम है, लेकिन ये सदियों से जमी हुई पितृसात्मक सोच के खिलाफ एक लंबी लड़ाई है, और दुर्भाग्य से इस तरह के सामाजिक बदलाव बहुत धीमी गति से होते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो हमने HDI से शुरू किया, जो विकास का एक बड़ा पैमाना है, और देखा कि भारत मध्यम श्रेणी में है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही हमने GDI और GII के लेंस से इस तस्वीर को और करीब से देखा, एक ज्यादा चिंताजनक कहानी सामने आई। ये कहानी है गहरी और जिद्दी लैंगिक असमानता की। हमारे देश की तरक्की एक साझा तरक्की नहीं है। बिल्कुल सही सारांश। संक्षेप में कहें तो भारत एक ऐसा देश है जहां विकास तो हो रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार और बंटवारा दोनों में बड़ी समस्याएं हैं। खासकर लैंगिक समानता के मोर्चे पर, जहां मामूली सुधार के बावजूद हम वैश्विक दौड़ में पिछड़ रहे हैं। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ना चाहूंगा। जरूर। आज हमने जितने भी आंकड़े देखे वे सब राष्ट्रीय औसत हैं। वे हमें एक कहानी बताते हैं, लेकिन पूरी नहीं। सही है। क्या ये आंकड़े भारत के अलग अलग राज्यों, शहरों और गांवों के अंदर की जबरदस्त विविधता को दर्शाते हैं? सोचिए कि केरल और हरियाणा के मानव विकास और लैंगिक समानता के स्कोर में कितना बड़ा अंतर होगा। एक ही देश के भीतर विकास के कितने अलग अलग स्तर मौजूद हैं, ये अपने आप में एक और गहरी पड़ताल का विषय है।